डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.5 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा इसी प्रश्नावली के उदाहरण हल करेंगे। बेसिक जानकारी में हमारे पास जो हमें दी गई समीकरण होगी उनको हल करने के लिए वज्र गुणांक विधि का हम प्रयोग करेंगे। तो वज्र गुणांक विधि से किसी भी समीकरण युग्म को किस तरह से हल किया जाता है वो देखो। वज्र गुणांक मेथड के लिए आप बिल्कुल एक देसी टेक्निक सीखें। जैसे आपको एक शब्द याद रह जाएगा 2312, बिल्कुल याद रह जाएगा। अब यहाँ 2 और 3 के बीच में ये x होता है, 3 और इसके बीच में y, और यहाँ पे 1 होगा। अब ये देखो 2 के नीचे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये मानो 2 के नीचे b1 b2 है, b1 b2 है। 3 के नीचे कौन है? c1 c2, ये c1 c2। 1 के नीचे a1 a2 और 2 के नीचे b1 b2। अब इनको भूल जाओ कि आपने ये क्या लिखा था, ये हम भूल चुके हैं। अब देखो x के बटे में क्या आएगा? ऊपर से नीचे गुना b1 c2 माइनस नीचे से ऊपर गुना b2 c1। इसी तरह से ये बराबर का निशान बीच में y बटे ये गुना c1 a2 माइनस नीचे से ऊपर गुना c2 a1, और फिर बराबर का निशान 1 बटे ये ऊपर से नीचे गुना a1 b2 और माइनस नीचे से ऊपर गुना a2 b1। तो आपको सिर्फ 2312 याद रखना है, ये काम रफली आपको करना है, और फिर x बटे y बटे और 1 बटे ये लिखना है। अब x का मान आपको ज्ञात करना है, तो पहली और तीसरी को आप बराबर रख लो कि x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमने बराबर रख लिया। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का मान आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अगर y का आपको मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे? दूसरे को तीसरे के बराबर रख लो, y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, और y बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये x का मान आ जाएगा और ये y का मान आ जाएगा। तो ये है वज्र गुणांक विधि। तो ये वज्र गुणांक विधि के लिए मैंने एक जनरल समीकरण का युग्म दिया जो कि रैखिक थी। रैखिक समीकरण जो दो चरों की थी उसका एक युग्म लिया। ये काम आपको रफली मैंने समझाया, और यहाँ से आगे आपका फेयर वर्क शुरू होता है। तो ये इस टाइप से आप x और y का मान ज्ञात करोगे। एक अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन से आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब एक उदाहरण मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपए है तथा 2 संतरों और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपए है। एक संतरे तथा एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए और ये वज्र गुणांक विधि से ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूँ कि एक संतरे का मूल्य है वो x रुपए है। माना एक संतरे का मूल्य x रुपए है और एक सेब का मूल्य y रुपए मान लेते हैं। एक सेब का मूल्य बराबर y रुपए, ये मैंने मान लिया। अब 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपए। 5 संतरे 3 सेब, 5x प्लस 3y बराबर 35। 2 संतरों और 4 सेबों का मूल्य 28। 2 संतरों और 4 सेबों का मूल्य
जो है वो 28 रुपये है। तो ये समीकरण 1 आई, ये समीकरण 2, और इन दोनों समीकरणों को हम वज्र गुणांक विधि से हल करेंगे। तो ये इस तरह से आपको लिखना है, x बटे बराबर y बटे बराबर, ये देखो बराबर से इधर कांस्टेंट है, जो इससे पहले मैंने जर्नल एग्जांपल लिया था उसमें इधर था। तो यदि बराबर से इधर कांस्टेंट है, सामने 0 है तो यहाँ प्लस का 1 आएगा, अगर बराबर से इधर कोई अचर संख्या है तो यहाँ पे -1 आएगा। और अब वही 2312 आप लिख लोगे रफ में, ये 3 4 दूसरी स्टेटमेंट, 3 4, फिर ये 35 28, एक पे है वो 5 2, और ये 3 4, ये लिख लिया। तो x के नीचे आपको ये लिखना है 3 4 35 28, यानी x के नीचे ये समझ लो कि x वाला छोड़ के बाकी लिखना है, y के नीचे y वाला छोड़ के लिखना है, ये दोबारा से लिख दो नहीं तो 35 28, y वाला छोड़ के बाकी कौन बच गया 5 2, ये इधर से देखो तो ये दोनों लिखने हैं, और तीसरे के नीचे ये दोनों लिखने हैं, ये कौन हो जाएगा 5 2 3 4। अब x बटे में ये देखो, ये गुना करनी है आपको, 28 गुणा 3 84, माइनस 35 चौके 140, बराबर y बटे ये हो जाएगा 35 दूनी 70, माइनस 28 पांजे 140, और बराबर -1 बटे ये 5 चौके 20, माइनस 3 दूना 6। अब x का मान अगर ज्ञात करना है तो पहले और लास्ट को बराबर रखो, x बटे 84 माइनस 140 बराबर -1 बटे 20 माइनस 6। आप इसको हल करके भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, 70 माइनस 140, ये -70 हो जाएगा, -1 बटे 20 माइनस 6 14। तो यहाँ से y का मान हो जाएगा, ऊपर ये -70 की -1 से गुणा करोगे तो प्लस का 70, और ये 14 14 पांजे 70, y का मान आ जाएगा 5 आपके पास। यहाँ से x बटे 140 में से 84 जाएंगे तो -56 बराबर -1 बटे 14, x बराबर ये हो जाएगा, ऊपर जाते ही 56 और नीचे 14, 14 चौके 56, x का मान आएगा 4, x का मान 4 और y का मान कितना आया 5। तो संतरा जो है वो किस भाव है 4 रुपए, और सेब 5 रुपए का एक। संतरे का मूल्य कितने का, एक संतरे का मूल्य 4 रुपए, और एक सेब का जो मूल्य है वो 5 रुपए। अब मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ये इक्वेशन आपने ज्ञात कर ली थी, 5x प्लस 3y बराबर 35, 2x प्लस 4y बराबर 28। अब 2312 आप रफ में लिखोगे, x के नीचे ये दोनों आ जाएंगे, y के नीचे दोनों आ जाएंगे, और -1 के नीचे ये दोनों आ जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे गुना, माइनस नीचे से ऊपर, फिर x की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो x, और लास्ट में y की वैल्यू चाहिए तो y और लास्ट वाला इक्वल रख के हम x y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमने अपनी तरफ से उदाहरण लिया था वो कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 14 है, बंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकटें मल्लेश्वरम के लिए तथा 3 टिकटें यशवंतपुर के लिए खरीदें तो कुल लागत 46 रुपए है, परंतु यदि हम 3 टिकटें मल्लेश्वरम के लिए तथा 5 टिकटें यशवंतपुर के लिए खरीदें तो कुल लागत 74 रुपए है। बंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो ये बंगलोर का मान लिया बस स्टैंड है, और ये मल्लेश्वरम, और दूसरा जो है ये यशवंतपुर। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की हम 2 टिकटें खरीदते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक की हम टिकटें कितनी खरीदते हैं 3, तो कुल लागत जो है वो
46 रुपये हमें मिलती है। हमारी जो लागत है वो 46 रुपये है। अब यदि यहाँ पे जो टिकटें हैं वो 3 हो जाए और यहाँ जो टिकटें हैं वो 5 हो जाए, तो अब जो लागत आएगी वो लागत 74 रुपये हो जाएगी। यानी यहाँ तक मान लेते हैं कि यहाँ x रुपये किराया है, यहाँ y रुपये किराया है। माना बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया x रुपये और बस स्टैंड से यशवंतपुरम का किराया y रुपये है। तो अब 2x प्लस 3y बराबर 46। 2 टिकटें इस स्टेशन की प्लस में 3 टिकटें यशवंतपुर की और हमें 46 रुपये की लागत आती है। अब ये देखो यहाँ पे जो मैंने घेरे में डाले हैं 3x प्लस में 5y बराबर 74। 3x प्लस 5y बराबर 74। ये 2 समीकरण हमारे पास तैयार होगी। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम वज्र गुणांक विधि से हल करेंगे। इन समीकरणों को हम वज्र गुणांक विधि से हल करेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं x बटे बराबर y बटे बराबर -1 बटे, यहाँ पे रफ में लिख लो 2312। दूसरे के नीचे 3 5 है, तीसरे के नीचे 46 और 74 है, पहले के नीचे 2 3 है और दूसरे के नीचे 3 5 है। तो x के नीचे ये दोनों आ जाएंगे 3 5 46 74। अब 46 74 दोबारा से और ये आ जाएंगे y के नीचे, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 और -1 के नीचे ये आ जाएंगे 2 3 3 5। तो अब x बटे ये हो जाएगा 74 गुणा 3, 3 चौके 12, 3 7 21 और 1 22 माइनस 5 छके 30, 5 चौके 20 और 3 23। पहले ऊपर से नीचे गुना की, माइनस नीचे से ऊपर। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे 46 की 3 से, 6 3 18, 4 3 12 और 1 13 माइनस ये 74 की 2 से, तो ये हो जाएगा 148। ये माइनस 1 2 5 10 माइनस ये हो जाएगा 9। तो अब x बटे ये हो जाएगा 222, ये 230 है तो -8। y बटे ये होगा -10 और ये -1 बटे 1। x बटे -8 को एक बार -1 बटे 1 के बराबर, एक बार y बटे -10 को -1 बटे 1 के बराबर लिखा। तो यहाँ से आर पार गुणा करो, -8 की -1 के साथ तो 8 आ जाएगा और y कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो x क्या था, बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया था। तो बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया 8 रुपये और बस स्टैंड से यशवंतपुर का जो किराया है, यशवंतपुर का किराया है वो 10 रुपये है। तो यहाँ पे हमें शुरू में 2 समीकरण मिल गई थी, दोनों को हमने वज्र गुणांक मेथड से हल कर दिया। x का मान 8 आया, y का 10 आया, तो बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया 8 रुपये और बस स्टैंड से यशवंतपुर का जो किराया है वो 10 रुपये। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 15 है, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। और जो समीकरणों का युग्म हमें दिया हुआ है वो ये है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो पहले इसकी तुलना हम कर लेते हैं। इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ये अगर तुलना हम करते हैं तो a1 के बराबर 4 है, b1 के बराबर p है, c1 के बराबर 8 है, a2 के बराबर 2 है, b2 के बराबर 2 और c2 के बराबर 2। ये a1, a2, b1, b2, c1, c2। तो एक अद्वितीय हल कब होता है? दिए गए युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। कब होगा? यदि क्या हो, a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तभी एक अद्वितीय हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये इसी तरह से हम यहाँ कर देंगे। तो यहाँ a1 बराबर हमारे पास 4 है, a2 के बराबर 2 है, ये बराबर नहीं होगा किससे? p बटे 2 के। तो आर पार गुणा कर लो, p बराबर नहीं होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, किसके? 4 के। p 4 के बराबर नहीं होगा। अतः 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए दिया हुआ समीकरण युग्म जो है एक अद्वितीय हल देगा। अतः 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए दिया गया समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल देगा। यानी एक अद्वितीय हल कब होगा? जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो p अगर 4 नहीं है, अतः 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए दिया गया समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल देगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 15 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 16 है, के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0, 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना जो हमारा समीकरण का युग्म स्टैंडर्ड युग्म है उससे हम लेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो a1 के बराबर आ जाएगा k, a1 बराबर k, a2 बराबर 12, b1 बराबर 3, b2 बराबर k, c1 बराबर माइनस k माइनस 3 और c2 बराबर माइनस k। ये आया हमारे पास। अब रेखिक समीकरण युग्म का जो है वो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे? रेखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे यदि, कब होंगे? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो। तो a1 बटे a2 यानी k बटे 12 बराबर 3 बटे k बराबर माइनस k माइनस 3 बटे माइनस k, ये हो। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ से पहले दो मेंबर से, पहले दो सदस्यों से क्या होगा? k बटे 12 बराबर 3 बटे k। तो यहाँ से k स्क्वायर बराबर 36, k का मान आ जाएगा प्लस माइनस 6, या तो प्लस का 6 या माइनस का 6। अब दूसरे और तीसरे मेंबर से, पहले और तीसरे से भी ले सकते हैं हम, मैंने यहाँ दूसरे और तीसरे से लिया है। तो ये आ जाएगा 3 बटे k बराबर k माइनस 3 बटे k, आर पार गुणा कर लो, ये हो जाएगा 3k बराबर k स्क्वायर
माइनस 3k। तो इसको इधर ले चलो, k स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0 हो जाएगा, k कॉमन, k माइनस 6 बराबर 0, k बराबर 0 या k बराबर 6। यहाँ से k बराबर 6 या k बराबर माइनस 6। तो देखो दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन तो k बराबर 6 है, k बराबर 6 दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। इसलिए k का मान जो है वो 6 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान ज्ञात कर लिया। अब रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल तभी होंगे जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो। तो ये तीनों हमने रख दिए। पहले दो मेंबर से हमने k का मान ज्ञात किया, k की वैल्यू या तो 6 आई या -6। फिर दूसरे और तीसरे सदस्य को लिया हमने, यहाँ से k का मान 0 या 6 आया। अब जो दोनों में कॉमन है वो कौन है, यहाँ पे भी k बराबर 6 है, यहाँ पे भी k बराबर 6 है। दोनों प्रतिबंधों को जो संतुष्ट करता है वो k का मान 6 है, तो इसलिए k बराबर 6 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 16 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आज का हम ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला बटन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।